नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। हाँ जी, मेरे प्यारे साथियों, स्वागत कर रहा हूं आप सभी का। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं जिसके कारण काफी सारी क्लासेस नहीं हो पाई हैं। शायद आप लोगों तक भी ये बात कंफर्म तो हुई गई होगी, है ना। 9 बजे वाली क्लास भी हमारी प्लस वाली नहीं हो पाई किसी टेक्निकल इशू के कारण, है ना। तो असुविधा के लिए खेद है, आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन टेक्नोलॉजी है, कई बार इशू हो जाते हैं। इसके लिए हम तैयार भी रहते हैं कि ठीक है, मतलब जब इतना सही बैठे बैठे काम चल रहा है तो थोड़ा बहुत इशू भी मैनेज कर ही लिया जाएगा, है ना। चलिए साथियों, तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग ग्रासलैंड्स और इंपॉर्टेंट स्टेट्स पढ़ेंगे, तो मैं लेकर के हाजिर हो चुका हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। तो उम्मीद है कि आप तैयार होंगे। एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दो कि यस सर, एकदम तैयार है, मतलब उड़ने के लिए तैयार है बस हम। हाँ, रेडी टू मूव। चलो आ जाओ भाई। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको पढ़ानी है, मुझे स्टेट्स तो पढ़ानी है, लेकिन स्टेट्स टाइटल कई दिन से चला आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह है कि मैं आप लोगों को ग्रासलैंड्स भी शुरू कर ही दूं। कारण क्या है कि मैंने स्टेट्स काफी ज्यादा समझा दिए हैं, कंटेंट पूरा तैयार करवा दिया है। ऐसी स्थिति में ग्रासलैंड्स एंड स्टेट्स दोनों शुरू करें, लेकिन शुरुआत में हमेशा की तरह जो करना हमारा कन्वेंशन है, बिना करे भैया जो है, मतलब जस्टिफाइड नहीं होगा क्लास में आना, वो है कि हमारा रेफरल कोड जान लो। रेफरल कोड क्या है? अंकित 10। ये रट लो, घोट लो, पीट लो, जो भी करना है कर लो, और इसका उपयोग करके अगर आप चाहें तो मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही क्लासेस, जो प्लस क्लासेस हैं, उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस क्लासेस हमारी यूपीएससी पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। डन है बेटा। एसएससी में भी अवेलेबल है। एसएससी में जो अवेलेबल है वहां वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो बैच है वो फाउंडेशन बैच है, बहुत डिटेल वाला बैच है। और जो एसएससी वाला बैच है, मतलब बता दिया, यूपीएससी वाला साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स का बैच और प्रीलिम्स तक चलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों यहां से प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ग्रासलैंड्स। क्या होते हैं ग्रासलैंड्स? आइए मैं आपको बताना चाहता हूं और बताता भी हूं, ध्यान से सुनते चलें। साथियों, क्या होता है, जनरली हम लोग ना ग्रासेस की परिभाषा को लेकर के थोड़े से मतलब कंफ्यूज भी रहते हैं और कुछ थोड़े से परेशान भी रहते हैं। हमको क्या लगता है, जो हमारे घरों के आगे घास लगी रहती है ना, घरों के आगे घास नहीं लगी रहती है, वो घरों के आगे जो घास लगी रहती है जिसमें जाके आप बैठते हो, है ना, वो वाली घास ही ग्रासलैंड होती होगी, ऐसी फीलिंग रहती है कई बार। लेकिन ये गलत फीलिंग है। कारण क्या है कि ग्रासलैंड असल में किसे कहा गया है, इसकी व्याख्या अपने आप में थोड़ी सी कठिन है। हमने इसकी एक सरल परिभाषा निकाल रखी है, और वो सरल परिभाषा ये है, जिनके स्टेम जो है ना वो भी हरे रह सकते हो, वो सभी घासेस हैं, वो सभी घास है भैया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलिए, थम्स अप कर दीजिए आपको ये बात समझ में आ रही हो तो। और जिनको नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, मैं आपको और बताता हूं। जिनके तने हरे रह जाएं, अब भाई साहब एक बच्चे ने तुरंत इस बात को पकड़ लिया और पकड़ते कह रहा है, सर फिर तो इसका मतलब जो क्या कहते हैं इसको, बनाना जो है, कि जो क्या कहते हैं इसको, अपना बांस जो है, सर ये भी इसका मतलब घास है ना भाई। बांस तो सबने देखा होगा। और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि जी हाँ, जो घास के रूप में आपका बैम्बू भी शामिल है। बैम्बू यानी कि जो बांस है वो भी शामिल है। कई बच्चे लिख रहे हैं, सर बनाना भी शामिल है क्या? भाई साहब, बनाना भी शामिल है। यानी कि आपका घास का जो कल्चर है ना वो बहुत आगे तक जा रहा है। अच्छा, तो फिर एक बात पूछेंगे आपकी, सर एक बात बताइए, तो क्या जो हमारे यहाँ पर चावल का पौधा उगता है, गेहूं का पौधा उगता है, ये सब घास है क्या? हाँ भाई, ये सब घास है। गन्ना भी घास है, मतलब सब घास है। बोले ये बहुत सही है। हम सोचते थे कि घास जो होती है वो वही होती है जिसमें लोटा मारते हैं, जिसमें जाके पशु खाता है। हमने कहा पशु क्या नहीं खाता है? पशु जो चारा खाता है वो ये वाला घास नहीं होता है जो आप खिलाते हैं उसको, है जो तूड़ी निकलती है, गेहूं की तूड़ी, बाजरे की तूड़ी, ये सब तूड़ी तो खाता है जानवर, ये घास है। तो बोले अच्छा, तो इसका मतलब कि घास पूरा लंबा चौड़ा है? हमने कहा हाँ। अब मैंने कहा दूसरी परिभाषा भी सुन लो, अगर पहली परिभाषा में एक आध चीज छूट गई हो तो। बोले हाँ बताओ। तो मैंने कहा भाई दूसरी परिभाषा ये है, अगर किसी का मजबूत तना ना होता हो, स्टेम मजबूत ना होता हो, तो भी घास है। अगर किसी में मजबूत जो स्टेम है वो ना होता हो, वो भी घास है। बोले ये भी बहुत सही है।
तो बोले इसका मतलब ये हुआ कि जो घास है वो वही है, जो पेड़ नहीं है वो घास है। हमने कहा देखिए पेड़ की एक स्पष्ट परिभाषा है साइंस में, क्या जिनके पास स्पष्ट स्टेम होता हो वो सब पेड़ हैं, और जिनके पास स्पष्ट स्टेम नहीं है वो सब घास है। बोले अब हो गया सर कंफर्म। तो अब आपको ये चीज कंफर्म रहनी चाहिए, तभी जाकर के आप आगे बढ़ेंगे। डन हो गया ना, पहली बात तो समझ में यहां पर आ जानी चाहिए। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मूली क्या है। जो आज खा के आए हो, जिनकी डकारे मारे हो, वो भी पूछ ही लो। वो शाक सब्जियां हैं, वो अलग कैटेगरी में धर सकते हो, है ना। हाँ चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब बड़ा सवाल बनता है कि बोले सर एक बात बताइए, ग्रासेस को क्लासिफाई कैसे किया जाता है? हमने तो प्रेरीज, पंपाज, ये पुस्टाज फुस्टाज ये सब रटी हुई हैं। मैंने कहा बिल्कुल आपने रटी हुई है, लेकिन अब थोड़ा सा एक बढ़िया लेवल पे ले जाके पढ़ाते हैं आपको। लेवल ये है जनाब कि हम लोग घास को पढ़ने वाले हैं दो प्रकार से। कौन कौन से? एक प्रकार में पढ़ने वाले हैं यदि घास का निर्माण ट्रॉपिकल क्षेत्र में हुआ हो। अब बोले सर ये ट्रॉपिकल क्षेत्र क्या है? भाई ट्रॉपिकल क्षेत्र का मतलब है कि यदि घास का निर्माण इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे तक हुआ हो, तो फिर मेरे प्यारे साथियों इसे आप क्या कहते हैं? इसे मेरे प्यारे साथियों आप क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों इसे आप ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं। तो बोले अच्छा, तो इसका मतलब हमारे इंडिया में जो पैदा होता है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? बिल्कुल ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ही तो है आपके यहाँ पैदा हो रहा है। बोले अच्छा, और बोले सर अगर मतलब यहां से ऊपर निकल गए, मैंने कहा कहां तक जाओगे? बोले सर यहां से ऊपर चल करके हम वहां तक चले गए आर्कटिक सर्कल का, तो मैं चिंता मत करिए वो सब टेम्परेट ग्रासलैंड है। बोले अच्छा, तो इसका मतलब ट्रॉपिकल और टेम्परेट दो प्रकार हैं इसके। हमने कहा बिल्कुल। तो इन दोनों में कोई अंतर होता है क्या फिर सर? ट्रॉपिकल क्षेत्र में पैदा होने वालों में, टेम्परेट वालों में पैदा होने वालों में? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल अंतर होता है, और आज हम आपको वही पढ़ाने वाले हैं। ट्रॉपिकल और टेम्परेट का कोई सर आम उदाहरण दे दीजिए। अरे हमने कहा भाई आप जो पढ़ पढ़ के बड़े हुए हो। बोले क्या? अरे हमने कहा जो आप याद नहीं करते हो। अच्छा बोले ट्रॉपिकल का नहीं टेम्परेट का दीजिए। मैं कहा जो आप प्रेरीज ये सब पढ़ते हो, या पंपाज जो आप पढ़ते हो, पुस्टाज जो आप पढ़ते हो, ये सब टेम्परेट वाले हैं। ये डाउन्स फाउंस सब टेम्परेट वाले। बोले अच्छा, तो फिर ट्रॉपिकल? अरे कई बच्चे तो यही पूछे ट्रॉपिकल की हिंदी क्या होती है? उष्ण कटिबंधीय भाई। उष्ण गर्मी, कटिबंध यानी कि क्षेत्र, तो गर्म वाले क्षेत्र में जो पैदा हो वो उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। बोले अच्छा, और बोले फिर उसमें जो ट्रॉपिकल में पैदा हो जाए? मैंने कहा ट्रॉपिकल में आपका सवाना, घास का मैदान। सवाना के जो मैदान है ग्रेट टेमिंग के लिए जाने जाते हैं। टेमिंग मतलब कि यहाँ शिकार के चारा कहाँ है भाई? बड़े बड़े। बोले अच्छा ये है कहानी? मैंने कहा बिल्कुल यही कहानी है। बोले अच्छा अच्छा। बोले सर एक बात बताइए जी, ये अमेजन के फॉरेस्ट होते हैं ये क्या कहानी है? मैंने कहा भाई जो अमेजन के फॉरेस्ट होते हैं ये फॉरेस्ट हैं, ये ग्रासलैंड्स नहीं है। बोले फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड में क्या अंतर है? अरे हमने कहा ना भाई, फॉरेस्ट जो होगा वो पेड़ से बना होगा जिसमें मजबूत तना होगा। बोले ओके, कंफ्यूजन खत्म, बिल्कुल खत्म। अब ये आपको समझ में आ चुका है। बोलो भाई बेसिक सी बात समझ में आई कि नहीं? बोले अच्छी बात है। अब थोड़ा सा आगे सुनते हैं। तो ये ग्रासलैंड समझा दिए हम आपको। अब हम आपके सामने दो प्रकार के ग्रासलैंड पढ़ा रहे हैं, एक का नाम है ट्रॉपिकल और एक का नाम है टेम्परेट। डिग्री के हिसाब से बता दिए, 0 डिग्री 23 ऊपर तक, 23 नीचे तक, ये बात समझ में आ गई। 23 से ऊपर 66 तक टेम्परेट हो गया, ये बात समझ में आ गई। अब बड़ा सवाल होता है सर इन दोनों में कोई अंतर है क्या? मैंने कहा भाई अंतर हमने आपको क्लियर कर ही दिया है। जो टेम्परेट रीजन में मिले वो टेम्परेट है, जो ट्रॉपिकल में मिले वो ट्रॉपिकल है। क्षेत्र के आधार पर अंतर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले कोई न्यूट्रिशन फ्यूट्रिशन की भी बातें हैं क्या? मैं कहा देखो न्यूट्रिएंट के हिसाब से जो सवाना वाले हैं ना ये थोड़े से कम रिच होते हैं, यानी इनके अंदर क्या है कि मतलब जो अपने जो ट्रॉपिकल वाले होते हैं ये थोड़े कम रिच होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि भाई थोड़ा सूखे वाले क्षेत्र में धूप ज्यादा है ना, जल भुन गए बेचारे, है ना। ये झाड़ खंकाड़ से लगते हैं, जैसे ये देख रहे हो एकदम बुझे बुझे टाइप के दिखते हैं। बोले अच्छा अच्छा। और बोले इनमें, मैंने कहा हाँ इनका थोड़ा मामला टाइट है, मतलब इनके अंदर थोड़ा सा न्यूट्रिशन ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा, तो टेम्परेट वाले जो है वो तुलनात्मक रूप से सही है। मैंने कहा और नहीं? अच्छा अच्छा। फिर सर कोई और बड़ी बात इनके बीच में और होती हो? मैंने कहा लंबाई चौड़ाई को लेके थोड़ा सा आप अंदाजा भले ही लगा लेना। इनमें क्या होता है कि जो आपके ट्रॉपिकल वाले होते हैं ये चूंकि पानी का अभाव है, पानी का अभाव है तो थोड़े इनके पत्ते हैं ना कई बार जो है वो नुकीले हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी सर डबिंग हो रही है, आवाज डबल आ रही है। अच्छा बेटा एक बार हम रिफ्रेश कर दे रहे हैं, हालांकि पोल करा के करते हैं लेकिन समय ना लगाएं, एक बार दबा के रिफ्रेश कर दे रहे हैं, होल्ड करना। हाँ भाई अब सही है डबिंग वालों, बढ़िया। चलो तो अब बात समझ में आती है। बोले सर अच्छा अच्छा अच्छा, तो बोले इसका मतलब ये हो गया
कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट में जो मेजर अंतर है, एक तो मैंने कहा देखो यार पानी वानी की जहां कमी रहती है ना वहां इशू रहता ही है। बोले अच्छा, तो बोले सर एक बात बताइए, यहां पर जो ट्रॉपिकल क्षेत्र हैं, आप ये देख रहे हो, आप नीचे देख करके फीलिंग आ रही होगी, ये पिक्चर बड़ी बहुत सही सी लग रही है, ये ग्रासलैंड ही है, ये मतलब जिसको देख के फील सी आ रही है ना, ये ग्रासलैंड है, ये दिख रहा है आपको, है ना? हाँ, तो बोले अच्छा अच्छा, बोले सर एक बात बताइए, ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वाले जो पौधे वौधे होते हैं, इनके अंदर क्या खासियत मिलती है? मैं कहा देखो, गर्मी ज्यादा है, पानी कम है, तो घास इतनी ज्यादा जबरदस्त तरीके से पैदा नहीं होती है। बोले अच्छा, फिर? मैं कहा थोड़ा दूर दूर पैदा होती है। बोले दूर पैदा होती है तो? मैंने कहा अक्सर वैसे जानवर डेवलप हो जाते हैं यहां पर जो घास के खत्म होने पर अपनी गर्दन ऊंची करके खाते हैं। दोबारा सुनना क्या कह रहा हूं, पकड़ना ध्यान से। जनरली ऐसे जीव मिलते हैं जो गर्दन ऊंची करके खाते हैं, जैसे जिराफ। ठीक है, तो जिराफ टाइप के जानवर। अच्छा एक बात बताओ, हाल ही में मैंने आपको एक सवाल पढ़ाया था करंट में, अगर याद हो, कि एक व्हाइट जिराफ, इकलौता व्हाइट जिराफ बचा था, कहीं पढ़ाया है? केन्या में, ये देखो एकदम वाह मेरे शेरों। ठीक है ना, तो केन्या के अंदर व्हाइट जिराफ, तो केन्या कहां है भाई? अफ्रीका वाले क्षेत्र में तो पड़ गया। मीनिंग समझ रहे हो? चीजों को रिलेट करो, लंबा जानवर है वहां मिलेगा। अच्छा, ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग और दौड़ाओ, हाथी। क्यों? क्योंकि देखो क्या है कि पानी मतलब पेड़ पौधे इतना भर भर के तो पैदा हुए नहीं। अब भर भर के पैदा नहीं हुए तो फिर आप भी इंडिया में पकड़ के चलो, चलो कॉमन सेंस लगाना, इंडिया में सबसे ज्यादा हाथी कहां मिल रहा है? सबसे ज्यादा आप लोगों को हाथी मतलब जो अपना साउथ इंडिया है उसमें मिल रहा है कि नॉर्थ में मिल रहा है? साउथ वाले क्षेत्र में मिल रहा है ना। नंबर वन कर्नाटक में है, नंबर टू केरला में है। वो क्षेत्र कौन से हैं? सारे ट्रॉपिकल है। अब रिलेट कर पा रहे हो चीजों को? बड़े जानवर, ऊंचे जानवर, क्लियर? ट्रॉपिकल के आसपास जो घास खाने वाले जो जीव है ना, घोड़ा, गधा, खच्चर, गेंडा, ये सब जानवर जो है ये घास खाने वाले जानवर कंसीडर किए जाते हैं। और 23.5 का मतलब ये मत समझना कि किसी ने भाई साहब वो बना दिया हो, ये डेडलाइन है, इससे इधर आया ना बेटा तेरी टांग तोड़ दूंगा, क्योंकि अब तो तू जो है ना वो ट्रॉपिकल से टेम्परेट में आ गया। ऐसे मत कर देना, थोड़ा चलता है यार ऊपर नीचे है। मतलब ऊपर नीचे का मतलब ये है कि वहां से होकर के पश्चिम बंगाल से होकर के टॉपिक ऑफ कैंसर निकल, अरे गुरुजी आसाम में एक सींग वाला गेंडा मिलता है, उसे टेम्परेट कहेंगे हम। अरे यार मेजरली मेंशन कर लो यार, हिमालय के नीचे नीचे पड़ रहा है, उसको भी ट्रॉपिकली कंसीडर कर लो। बोले अच्छा ये सही है। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो बात आपको समझ में आ गई क्या है? ये सारे के सारे वो हैं जो शाकाहारी हैं, बड़े बड़े जीव पाए जाते हैं, ये सारे यहां पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ग्रासलैंड से आप याद करो जो भी। अब बोले सर ठंडे वालों में क्या राग है? मैं कहता हूं ठंडे वालों का काम बिल्कुल सही है। क्यों? देखो जहां पर जो चीज आसानी से मिल जाए वहां पर आदमी का विकास रुक जाता है। भाई सवाना वाले क्षेत्र में या ट्रॉपिकल वाले क्षेत्र में क्या था, इजीली घास फूस मिल नहीं रही थी। इजीली नहीं मिल रही थी तो जानवर बड़ा स्ट्रगल करके घास खा रहा था। आप में से कई तो पता है अभी भी कंफ्यूज चल रहे होंगे किस बात को लेके। बोला बोला गुरुजी एक बात बताओ, इसी क्षेत्र में तो आपने कहा था इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाया जाता है। वो मैंने कहा महाराज इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाया जाता है ये मैंने कहा था, बट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है क्या, ये भी तो कंसीडर करो। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है वो सदाबहार वन है, फॉरेस्ट है, वो ग्रास
माफी चाह रहा हूं साथियों, बीच में कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट कॉल था, वो कॉल लेना पड़ गया था, सॉरी। चलिए, हाँ जी। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, कुछ चीजें ऐसी होती है ना, कुछ लोग जो है वेट नहीं कर पाते, तो ऐसा कॉल लेना था। सॉरी, आपको असुविधा के लिए खेद है। तो हाँ, तो भाई अब हम आपको क्या बता रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट की कहानी बता रहे थे, अब उसे सुनिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो ट्रॉपिकल वाला क्षेत्र है, इसकी कहानी हमने सीख ली। टेम्परेट में क्या है, मैं अक्सर ये बोलता हूं कि जो चीजें आसानी से मिल जाए, आदमी वहां विकास करना बंद कर देता है ना। अगर ये लगता है कि आसानी से नीचे पड़ा हुआ ही अनाज मिल जाएगा, तो फिर आदमी लंबाई की तरफ हाथ नहीं डालेगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है। अक्सर लंबे लोग वहां मिलते हैं जहां पर इस इजीली रहने की सुविधाएं विकसित नहीं होती हैं। बिल्कुल, ये मतलब मानवता का विकास, सभ्यताओं का विकास ऐसे ही हुआ है। टेम्परेट में क्या है, टेम्परेट में मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि जो बारिश है ना, वो बहुत तेज तो नहीं होती, लेकिन होती जरूर है। क्यों होती है? टेम्परेट रीजन में क्या है साथियों, टेम्परेट प्रकार के साइक्लोन के कारण बारिश होती है। आप कहेंगे आप पगला तो नहीं गए हो? साइक्लोन के कारण बारिश का मतलब समझते हो आप थोड़ा बहुत? है, साइक्लोन आता है तो सर बवंडर आ जाता है, बवंडर। मैंने कहा अच्छा भाई, कैसा बवंडर आ जाता है? अरे सर, घर उखड़ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैंने कहा महाराज, वो अपनी तरफ होता है। वो जो होता है चक्रवात वाला सिस्टम, वो ट्रॉपिकल क्षेत्र में होता है। टेम्परेट वाले तो ऐश काटते हैं। टेम्परेट वाले तो चाहते हैं कि आती रहे, बढ़िया है, थोड़ी बढ़िया सी बारिश आ जाएगी। बोले अच्छा, तो टेम्परेट वालों को टेंशन नहीं है? मैंने कहा कत्ते ही नहीं है, उनके लिए तो बारिश का मजा आ जाता है सर, क्योंकि वहां इतनी तेज नहीं आती। कभी पढ़ाएंगे उसको भी आपको, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन दोनों पढ़ाएंगे, सिखाएंगे उसके बारे में भी क्या कंसेप्ट है उसका, पढ़ाएंगे किसी दिन, ठीक है। बोले अच्छा, तो इस वजह से मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे मौसम बिल्कुल बढ़िया सा रहता है, सदाबहारी सा रहता है, बड़ा सा बढ़िया ग्रास पैदा होती है। बढ़िया ग्रास पैदा होती है तो खाने के लिए अनाज बहुत सही पैदा हो जाता है। और अनाज जब सही पैदा हो जाता है तो मेरे प्यारे साथियों, टेम्परेट ग्रासलैंड्स को ही मेरे प्यारे साथियों ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड को ही क्या कहा जाता है? ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। थम्स अप करो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रेरीज वाले जो स्थान हुए, यूक्रेन वगैरह वाले, पंपास, पुस्ताज, ये सब जो हैं, ये इसी पर आ जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो। तो अब हम आपके सामने एक एनसीईआरटी का पेज लेकर के आए हैं, ताकि आपको अब किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। दुनिया के प्रमुख प्रमुख जो भी आपके घास के मैदान हैं, उष्ण कटिबंधीय और दूसरे शीतोष्ण कटिबंधीय, ये दोनों मेरे प्यारे साथियों आपके सामने हैं। कौन कौन से, जरा इधर देखिए आप। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इधर देखो मेरे प्यारे। अब आप क्या क्या विद्यार्थी कह रहे हैं सर, गेहूं तो अपने भारत में भी खूब होता है। अरे बिल्कुल होता है। कौन सी चीज भारत वाली वहां नहीं होती या वहां वाली यहां नहीं होती? बिल्कुल होती हैं, लेकिन जो मेजर पार्ट है कि चीजें विकसित की गई हैं या नेचुरली पैदा हुई हैं, वहां का क्लाइमेट फेवर कर रहा है, आप लोगों ने पैदा कर लिया है। समझ गए? चलिए, अब इसको थोड़ा सा जूम करने की निवेदन, रिक्वेस्ट को हम लीजिए, अब ले लेते हैं। थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा हो तो चिंता ना करें, आपके लिए हमने तो इसकी और भी तगड़ी वाली व्यवस्था करी है, लोड ना लें। इधर देखो बेटा, ये है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कहां पर है ये मैंने आपको बता दिए। ये है सर, अधिकांशतया इन्हें 10 से 25 अक्षांशों पर लिखा हुआ है। हाँ देखिए, डिमांड तो सुनिए साहब, सर इंग्लिश में होना चाहिए। मतलब कई तो सर इतने गजब वाले हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। पढ़ा नहीं उससे पहले, पढ़ा नहीं उससे पहले, जो नहीं है वो वहां ध्यान गया। बेटा ये करेक्टर है, नेचर है आप लोगों का, आप पहचानिए इस चीज को। बोलने तो दीजिए महाराज। हैं अंग्रेजों, सुनो इधर। ये भूमध्य रेखा, लो मैं अंग्रेजी कर दे रहा हूं, ये हो गई इक्वेटर, ये हो गया इक्वेटर, ये लो उदाहरण को कह दिया एग्जाम्पल, और ये हो गया ग्रासलैंड। लो बेटा, अब इसके अलावा कोई हिंदी की जरूरत है ही नहीं। ये रहा ट्रॉपिकल और ये रहा टेम्परेट। लो भाई, इतना भी क्यों परेशान हो रहे हो? ये टेम्परेट और ये रहा ट्रॉपिकल, खत्म। बोले सर अफ्रीका, मैंने कहा हाँ बेटा, बोल भले ही अफ्रीका लेना, लेकिन होगा ये अफ्रीका ही, बदल नहीं जाएगा। वेनेजुएला जो है ना, वो वेनेजुएला ही रहने वाला है। ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, ये सब वही रहने वाले हैं, समझे? और ये जो लिखा है ना सवाना, ये अंग्रेजी में भी सवाना है। ये लानोज भी जो है अंग्रेजी में भी सवाना सालानोज है। ये कैंपास है, ये पार्कलैंड है, ये सब एग्जिट है। आया मजा? हाँ। और ये रहा लैटिट्यूड, ये रहा लैटिट्यूड, ये रहा लैटिट्यूड। मस्त रहो बेटा, ये रहो। ये टेम्परेट रीजन वाले हो गए। अब इधर देख लो, अमेरिका में ये है प्रेरीज, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील में ये जो है पंपास, यूरेशिया पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया जिसे कहा गया है
इसको नाम दिया गया स्टेपीज। ये किसके उदाहरण है? ये किसके उदाहरण है? टेम्परेट रीजन के। अरे बोलो, टेम्परेट में क्या हो गया? स्टेपीज। वेल्ड साउथ अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। बोलो यहां तक बात समझ में आई? अब बोले सर एक बार हमको स्क्रीनशॉट ले लेने दो इसका। चिंता मत करो, ये पूरा कंटेंट अनअकैडमी पे जो पढ़ा दिया जाता है वो सारा डाउनलोड हो सकता है, इसको आराम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? बोले सर थोड़ा सा इसको क्लियर मिल जाता तो मजा आ जाता, मैप में देख लेते तो। हाँ सर बिल्कुल, पर फरमाइश है आपकी, लीजिए आपकी फरमाइश पर प्रस्तुत है एक एक करके सबकी जिक्र, एक एक करके सबका जिक्र लेके आपकी फरमाइशों पर प्रस्तुत कर रहे हैं। सवाना रहा अफ्रीका में, ये लिया सर सवाना। देख लीजिए सर, आपकी फरमाइशों पर सबका काम कर दिया। कंपोज देखिए, सेराडो देखिए, लैनोस देखिए, साहिल देखिए, सारे के सारे, सेल्वास देखिए, पंपास देखिए, वेल्ड देखिए, कैंटाबरी देखिए, डाउन्स देखिए। चिंता मत करिए, आपकी फरमाइशों की आगे तक हमने कद्र करी है सर। हैं प्रेरीज देखिए, पुस्टाज देखिए, टैगा देखिए, ये सारे के सारे लेके आए, लोड मत लीजिए, ठीक है? हाँ चिंता मत करिए, सबका ख्याल रखा हुआ है। एक बालक लिख रहा है आशुतोष की वो हमेशा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूज होता है। बेटा लेटा हुआ लैटिट्यूड है, लंबा हुआ लॉन्गिट्यूड है यार, तुमको ये बात समझ नहीं आ रही है, हैं? ये छोटी छोटी बातें खास पढ़े टाइम से पढ़े होते अब तक अंग्रेज हो गए होते। हाँ भाई समझो भाई, सवाना हम बता दिए आपको कहां पाया जाता है। अब फिलहाल के लिए तो आप क्षेत्र याद कर लीजिए, मैप साथ में लेके आए हैं, ठीक है? सवाना, सवाना सूडान और अफ्रीका। बाय द वे सूडान वाला क्षेत्र कहां है? हाँ इधर देखिए, ये रहा सूडान वाला क्षेत्र। अरे याद है सूडान, इथोपिया, इजिप्ट। अरे ये वही सूडान है जिसके अंदर इथोपिया से निकल करके वो कौन सी वाली झील आ रही है? तनातन, ताना से निकलती हुई, तान बनाती हुई, ब्लू नाइल, और यहां से व्हाइट नाइल से आके खार्तूम नामक जगह पर मिलती हुई और मिस्र की सभ्यता का विकास करते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। तो ये सूडान वही है जहां पर खार्तूम है। कुछ याद आ रहा है? हाँ तो ये सूडान एकदम बीचों बीच हो गया यार, इसमें तो कोई लोड होना ही नहीं चाहिए। अरे ये सहारा प्रदेश था, सहारा का वो था, वो सहारा मरुस्थल था। इसके बाद नीचे तरफ कांगो है यहां पर, जहां पर फॉरेस्ट है। इन दोनों के बीच में लगभग ऐसा लग रहा है कि ये जो क्षेत्र है ना, साहेल क्षेत्र का थोड़ा सा इसमें प्रभाव है। हाँ बिल्कुल समझ गए आप, कितने इंटेलिजेंट बालक बालिका हो यार। तो भाई बिल्कुल यूं समझ लो आप कि जो सहारा डेजर्ट है और साहेल है उसके बीच में कहीं, तो यार एक प्रकार से मैं आपको बताऊं, सवाना और साहिल के अंदर जो फॉरेस्ट पाया जा रहा है ना, ग्रासलैंड जो पाई जा रही है ना, वो सारी की सारी क्या है मेरे प्यारे साथियों? वो सारी की सारी किस प्रकार की हैं? आप लोगों को मैंने बता दिया, ट्रॉपिकल प्रकार की, ठीक है? बोलो इतनी बात समझ में आ गई? हाँ आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं कैंपोस। ये भी मेरे प्यारे साथियों कैसा है? अगेन ट्रॉपिकल है। कहां पर स्थित है? ब्राजील में। देखो कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत बार परीक्षाओं में घुमा घुमा के पूछा गया है यार। बार बार बच्चे बोल रहे हैं स्टक हो रहा है। एक मिनट यार, इसमें बताओ जरा, ट्रू और फॉल्स में बताइए, क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? पोल में पार्टिसिपेट करो। देखो बेटा, डेटा पैक खत्म होने पर भी कई बार स्टक जैसी फीलिंग आती है ना? तो कृपया करके अपना डेटा पैक अपडेट कराएं, कई बार वो भी खत्म हो जाता है ना? थोड़ा सा उसका भी ख्याल कर लें, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर भाई टाइमिंग याद है ना? इवनिंग में 5 बजे, हम बताना भूल जाते हैं यार, सुबह वाली क्लास में भी बताना भूल जाते हैं। इवनिंग में 5 बजे आर्टिकल्स की क्लास चल रही है, फंडामेंटल राइट, बिल्कुल फंडामेंटली डिस्कस कर रहे हैं हम। 5 बजे नोट कर लेना। चलो तो ये वाली चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? तो कैंपोस समझ में आ गया, ब्राजील, ठीक है? अब याद कर लेना, कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन क्या हो जाता है, कैंपोस की जगह पैम्पोस याद रह जाता है, पंपास, है ना? प्रेरिस तो हम पढ़ के आते हैं, लेकिन भाई साहब पंपास याद रह जाता है। और जब पंपास याद रह जाता है भाई साहब, तो हमको कैंपोस से कंफ्यूजन हो जाता है और हम टिका आते हैं अर्जेंटीना। याद रखना बेटा, ये वाला जो क्षेत्र है ये बेसिकली ब्राजील के अंदर इसकी लोकेशन है। ब्राजील के साथ साथ थोड़ा उरुग्वे में भी है, थोड़ा अर्जेंटीना में भी है। मतलब जोन के हिसाब से अगर देखोगे तो ऐसा नहीं है कि भाई, अच्छा देखो कई बार तो ना आप में से कई बालक बालिकाएं कंफ्यूज इतने ज्यादा हो जाते हैं, अरे तो सर एक बात बताओ, फिर तो ब्राजील में ही मिलेगा ना, फिर वो और देशों में नहीं मिलेगा ना फिर? अरे ऐसा नहीं होता भाई, ये नदियां, नाले, पेड़, पतंग, ये सब इंसान जो है ना, उनके बॉर्डर्स में नहीं फंसते। एक बहुत ही अच्छा फिल्मों का गाना भी हम भूल गए, हाँ, ये यार
वीर ज़ारा का शायद ओपनिंग गाना है यार, मैं भूल गया यार। पंछी नदियां, हाँ शायद वीर ज़ारा का ही है ना। हाँ, ये पंछी नदियां, इनको कौन रोके, सरहद कौन इन्हें रोके। रिफ्यूजी का नहीं यार, वीर ज़ारा का है शायद। हाँ, तो भाई साहब बात क्या है, कोई से भी जा रहा खाओ। यहाँ देखो, बात ये है कि ये किसी एक देश के वो नहीं है, ठीक है ना। तो ये किसी एक देश के प्रॉपर स्थान पर नहीं है, ये एक दो, एक से ज्यादा देशों के अंदर विस्तृत है। क्लियर है। हाँ ठीक है, हाँ रिफ्यूजी का, चलो रिफ्यूजी ले लो। ठीक है, तो रिफ्यूजी का है भाई, जिसका भी हो। तो असल में इसको ये ना समझे कि ब्राजील का मतलब ब्राजील में फिक्स हो गया, ठीक है, इसके आसपास भी मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो फिर सेराडो, ये इमेज मुझे बहुत काम की लगी। इसे देखो, इस इमेज को थोड़ा सा देखना मेरे प्यारे साथियों। इस इमेज को अगर आप देखते हैं तो यहां पर लियानोस, लियानोस भी ग्रासलैंड का ही मैदान है, ठीक है ना। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों गुएनान सवाना, अमेजोनिया सवाना, लियोनोस, इन लियोनोस ड मॉक्सोस, ये सारे के सारे एक प्रकार के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ही हैं। लेकिन इनको क्या है, इतनी ज्यादा पहचान नहीं मिली, ठीक है ना। ग्रांड चाको अगर आपने नाम सुना हुआ हो, ये सारे के सारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ही हैं। जो एक स्पष्ट पहचान पाया हुआ है इनमें से, वो है मेरे प्यारे साथियों कौन, वो आपका पंपास पाया हुआ है। तो इससे ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ऐसे ही लानोस नामक जो ग्रासलैंड है, लानोस, ठीक है ना। लानोस, ये बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा जैसे कि वो अपने बच्चों की जो मूवीज आती हैं, तो साला इतना कंटेंट दिमाग में घुस गया है, जिसमें वो बन जाते हैं ना, कौन से उनको दिखाते हैं जो अलग अलग प्रकार के वो लेके, थानोस, हाँ, हाँ ये बात सही, थानोस। तो थानोस से लानोस याद कर लो गुरु, हम बता रहे हैं। तो ये थानोस है भाई। तो थानोस से लानोस, और अमेरिका वालों की मूवी होगी तो ये साउथ अमेरिका वालों की है, ठीक है। तो भाई साहब ये याद कर लो, वेनेजुएला और कोलंबिया। तो लानोस से थानोस याद हो गया, एवेंजर्स, यस। आपको मैं बताऊं, मेरी मेमोरी जो है ना मूवीज के मामले में इतनी पुअर है कि मैं अक्सर जिस चीज की डांट खाता हूं वो ये है कि मैं कोई भी एक मूवी 10वीं बार भी देख रहा होता हूं उतने ही इंटरेस्ट से, उतना ही इंटरेस्ट से, 10वीं बार भी चल रही होगी वो, क्योंकि वो बस मनोरंजन दे रही है, दिमाग में नहीं जा रही है। एनी टाइम बस वो मूवी चलती होगी सामने, काम करता रहूंगा। मूवी अभी भी मैं वो हथौड़ा त्यागी दोबारा देख रहा हूँ, जबकि 3 बार खत्म कर चुका हूँ। फिर आप पूछते भी ऐसा, आप देखते कब हैं, मैं आपको बता दूं, वर्कआउट करते समय, या फिर आपकी क्लासेस को एडजस्ट करते समय, जो बीच में 10-5 मिनट का ब्रेक आता है उस समय, ठीक है। कोई काम असाइन कर रहा हूं उस समय, वो साइड में चलती रहेगी, म्यूट दशा में भी चलती रहेगी और अपना ध्यान चलता रहेगा। चलिए, फिर आता है मेरे प्यारे साथियों साहिल क्षेत्र। साहिल क्षेत्र ये है, यहां पर आपने देखा सहारा, ठीक है ना, इधर की तरफ ये हो गया साहिल, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये तो मैं बहुत बार बता दिया हूं। यहीं पर एक वॉल बन रही है ना, क्या नाम है उसका, उस वॉल का नाम क्या है, ग्रीन वॉल, शाबाश। ठीक है ना। तो देखो, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो अब एकदम लोकेशन के हिसाब से पकड़ते हुए चल रहे हैं, अब तो ये खत्म ही होने वाला है। सेल्वास, तो ये सेल्वास, ये भी साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन के अंदर पाया जाता है। तो देखो, लानोस हो गया, सेल्वास हो गया, ये सारे के सारे। और अच्छा, इधर की तरफ कौन सा था बेटा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, जिसके बारे में नदी नालों की मैंने बात करी थी, वो क्या था, कैंपस, है ना। तो कैंपस, सेल्वास, थानोस का भाई का क्या नाम था यहाँ पे, एक थानोस का भाई भी था ना, एलानोस, सब में नॉस लगा हुआ है, लानोस, ठीक है। तो लानोस, इसको सेल्वास करके याद कर लो, इसको कैंपस करके याद करो, नीचे पैम्पॉस करके याद कर लो, अंग्रेज हो जाओगे आज ही आज में, ठीक है। ये लो यार, आराम से सारी चीजें याद हो गई। अब आ जाओ टेम्परेट वाले में। तो ये पैम्पॉस, तो इसमें क्या है कि इसने पास लगा दिया है, पैम्पॉस, तो इसको पैम्पास करके याद कर लेना। हो गया ना यार, कितना अच्छे से याद हो गया यार अपन को, सारे के सारे। लॉस हो गए, सारा लॉस एंजलिस हो गया है, पंपास हो गया, इसके ऊपर कंपास हो गया, पंपास के ऊपर कंपास यानी कैंपस हो गया, इधर सेल्वॉस हो गया, इधर लानोस हो गया। और कितना सा याद करना है, 4 ही तो है 4 ही तो इसमें है क्या। तो अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील, ये ठीक है ना। सब प्रॉफिट का लॉस हो गया, ठीक है ना, टोटल लॉस, लॉस एंजलिस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद में यहां से आगे की यात्रा करते हैं दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका जो है, आप इसको देखें बेटा, ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहां पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ऊपर ट्रॉपिक, ये इक्वेटर थी, इधर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी।
इससे नीचे की तरफ ये रहा वेल्ड, ठीक है ना, बस इतना याद करना है बेटा। ये इतना इंपॉर्टेंट टाइटल है, जो भी मतलब अपनी क्लास में बड़े लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग जिन्होंने बहुत पेपर दिए हैं, है ना, वो कृपया करके इस पे अपना मतलब अपनी तरफ से इसको रिकमेंड करें कि हाँ सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हो आप। कृपया थोड़ा सा मतलब हाँ अनुभवी लोग अपना थोड़ा सा इस पे प्रकाश दें कि हाँ सर ये बहुत ही मतलब बाबा लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल दें प्लीज। बोल दें थोड़ा सा, हमारे जो जो नौजवान बालक जुड़े हैं, जो एकदम ताजा ताजा तैयारी में उतरे हैं। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो भाई अब देख लो, उनने भी रिकमेंड कर दिया है इसको, ठीक है। तो ये वेल्ड के मैदान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यही नहीं है, जितने मैदान हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हो गया वेल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंटरबरी, अब इधर देखिए न्यूजीलैंड की तरफ चलिए, ये देखिए ये रहा कैंटरबरी, ठीक है ना। ग्रासलैंड पर क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। ये हो गया मेरे प्यारे साथियों, क्या हो गया यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, कैंटरबरी। सब याद हो चुका है आपको, सारे लॉस याद हो चुके हैं। मैं रिवाइज कराऊंगा तो आप देखना कितना अच्छे से याद हो गया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी तो अगला, अब इसके आगे वाला सेशन बचा हुआ है, अभी चलेंगे उस पर भी, मैंने बना के रखा हुआ है, स्ट्रेट्स लेके आया हूं, ऐसे नहीं कर दूंगा। हाँ भाई, डाउन्स, नीचे की तरफ डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। देखो नीचे की तरफ आपने यहां पे तो बेल्डिंग करी, ठीक है ना, यहां पे तो बेल्डिंग कर दिया आपने। वेल्डिंग करने के बाद में यहां पर कैंटर भर के आपने नीचे से वेल्डिंग करी है। इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हो गया आप लोगों का मैदान डाउन्स वाला, ये वाला क्षेत्र डाउन्स है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से नीचे की तरफ डाउन्स है, ऊपर नहीं है, ये देखिएगा, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ है डाउन्स, कैंटरबरी, यहां वेल्ड, कितने शानदार शानदार तैयार हो गए। अच्छा इधर की तरफ अभी भी देख सकते हो, यूरोप और एशिया के बीच में स्टेपीज, ठीक है ना। ये पूरा की पूरा, अरे रशिया खुद बेचारा कंफ्यूज है ना, ये वाला देखिए हंगरी पुस्टाज वाला जो है वो, ठीक है ना। हाँ जी आगे देखिए साथियों, डाउन्स के बाद में स्टेपीज। स्टेपीज के बारे में क्या कहा है, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया, ये वाला जो क्षेत्र है, क्लियर, स्टेपीज, डन। अच्छा इसके अलावा है मेरे प्यारे साथियों प्रेरीज, अमेरिका वाला, सब क्लियर है आपको। स्टेपीज मिले, स्टेप्स में किसको आंसर मिला है, एशिया को मिला है। मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है, सेंट्रल एशिया वाला, ठीक है ना। प्रेरीज अमेरिका वालों को, पंपास साउथ अमेरिका वालों को, स्टेपीज यहां हो चुका है। उम्मीद है यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए नीचे की तरफ यहां हम दिखा चुके हैं, ये रहा वेल्ड, यहां पर रहा डाउन्स, यहां पर रहा कैंटरबरी, ये सारे के सारे अब तक याद हो चुके हैं। आगे चलते हैं। पुस्टाज, बेसिकली होने को तो मेरे प्यारे साथियों एक प्रकार से आप यहां से ही जो स्टेपीज वाला सीन देखे थे, ये स्टेपीज का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है यहां पर। अरे जो हंगरी है वो असल में इसी वाली लाइन पर पड़ रहा है, बिल्कुल टेम्परेट वाले रीजन, बस ये है कि ये यूरोप के अंदर पड़ गया, तो थोड़ा सा इसको नाम उसी हिसाब से दे दिया पुस्टाज, ठीक है ना। और ये पुस्टाज जो है वो हंगरी में पाई जाने वाली घास है, और ये लगभग 92% इसी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना, पुस्टाज, ठीक है। हाँ हंगरी देश के पास, मतलब इसका अधिकांश हिस्सा हंगरी के पास ही है, ठीक है बेटा। अब ये जो है मेरे प्यारे साथियों टैगा वनस्पति भी है, फॉरेस्ट के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों टुंड्रा और टैगा नाम बहुत सुने होंगे आप लोगों ने। अब होता क्या है कि टैगा से ऊपर टुंड्रा है, तो जहां पर आर्कटिक सर्कल है वहां पर मेरे प्यारे साथियों, जहां पर वो वाला आर्कटिक वाला क्षेत्र शुरू होगा, उस समय टैगा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। खत्म है साथियों, एक बार फटाफट याद करते हुए लौटते हैं। चलिए बताइए, सबसे पहले टैगा आर्कटिक सर्कल के आसपास, बोलो ये याद रह जाएगा। अरे आगे और अभी स्ट्रेट्स और पढ़ाऊंगा, रुक जाओ बेटा, स्ट्रेट्स काफी दिन से चल रही है, इतने दिन नहीं चलने दूंगा मैं उसको, रुक जाओ बहुत ज्यादा हो गया। टैगा, टैगा के बाद में क्या हो गया, पुस्टाज, पुस्टाज बोले तो अफ्रीका में हो गया, वो हंगरी में हो गया, सॉरी। प्रेरीज अमेरिका वालों के पास हो गया, स्टेपीज अपने पास हो गया, यानी एशिया वालों के पास हो गया। डाउन्स, डाउन्स तो नीचे ही है, तो ऑस्ट्रेलिया वालों के पास हो गया। कैंटरबरी, कैंटर भर के हम कहां पे गए थे, न्यूजीलैंड वालों के पास। बेल्टिंग कहां हुई थी, अफ्रीका में हुई थी। पंपास, पापास, पापा का एस है, जहां चाहे लगाएं, हाँ जी पंपास, तो ये जो है पापास वाला एस है, तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों अर्जेंटीना में है, ठीक है। इसके बाद में सेल्वास, सेल्वास जो है
ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में है, ठीक है। तो अर्जेंटीना ब्राजील वाले क्षेत्र में है। साहिल वाला क्षेत्र कहां हुआ? साहिल वाला सहारा और कांगो के बीच में साहिल वाला हो गया। लानोस, लानोस, थानोस, कंपोस सब याद होने चाहिए। लानोस वेनेजुएला और कोलंबो वाले में, ठीक है ना। सेराडो, सेराडोस जो है ये बिल्कुल उसी जगह पर स्थित है जहां पर हमने अभी हाल क्या बताए थे आपको, कैंपोस, कैंपोस के पास सेराडोस, ठीक है। इसके बाद में कैंपोस हो ही चुका, सवाल हो चुका, खत्म हो गया यार, क्या ही बताना है हमें, ये तो बताने की चीज है क्या। फुल लॉस एंजलिस। किसी भी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत बताएं हो तो बताएं। बोलिए। ऑल डन। अब कर दें स्ट्रेट्स डाउनलोड। रुक जाओ, होल्ड करो। स्ट्रेट्स पढ़ जाना है यार, काफी दिन हो गए स्ट्रेट्स पढ़ाते पढ़ाते। फिर स्ट्रेट्स का टेस्ट भी तो लेना है एक दिन आपसे। बहुत ही अल्टीमेट काम किया है मैंने, पूरी की पूरी लिस्ट जो है ना उसका आपको मैपिंग दे दिया है। मजे की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब फुल। रुक जाओ बस। हम्म। हाँ हाँ, पीडीएफ इसकी भी दे दूंगा, उसकी भी दे दूंगा, लोड मत लो यार तुम, बस समर्थन करो, बस रुक जाओ बस। और वो पीडीएफ देख के तो मतलब एकदम मन प्रसन्न हो जाएगा, मजा ही आ जाएगा मतलब। अंकित फैन तो देखो मूल सूत्र है, इसको कभी नहीं माफ करना है, ये तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखो स्टेट्स क्या होती हैं, ये हम आपको पूरा व्याख्यान दे चुके हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब स्टेट्स के अंदर मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, एक टेबल दिखाई थी मैंने, और टेबल के साथ में मैंने कहा था आपसे कि बेटा उसकी जो है ना फोटो फाटो सब पकड़ाएंगे, ठीक है ना। तो भाई अब फोटो फाटो पकड़ाने का समय आ गया है। देखते चलो एक बार, थोड़ा दर्शन लाभ ले लो, कितना मस्त कंटेंट बनवाया गया है आपके लिए कि मलका स्टेट कहां पर है ये देखा था, अब मैप की कटिंग भी है। पाक स्टेट कहां पर है बेटा, इसका तो प्रिंट भी निकलवा के घोटा मार लोगे ना, इतना इंपॉर्टेंट है। जो भी कोई अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा वो तो समझ जाओ कि वो मतलब दिल से इतना थैंक यू बोलने वाला है आज कि उसको फुल फीलिंग आ जाने वाली है, ठीक है ना। पाक स्टेट, मेहनत लगती है, आइडियाज काम करते हैं भाई। चलो सुंडा स्ट्रेट कहां पर है ये बताइए। अभी दिखा रहे हैं सारा, पहले दर्शन लाभ तो दे दें। युकाटन स्टेट कहां पर है, मैसीना स्टेट कहां पर है, ऑर्नेटो स्टेट कहां पर है, बाबे मंडल कहां पर है, कुक कहां पर है, देखिए तो सही आप। एक एक चीज के अंदर मैंने कहा था आपको सारे के सारे स्टेट्स की फोटो के साथ आपको चीजें दी जाएंगी, तो फुल फोटो आपके सामने सारी जानकारियां साझा की जा रही हैं। अब एक सवाल बनता है कि गुरुजी ये कंटेंट हमको सीधा पकड़ा दो, और दूसरा बनता है कि सर आप साथ साथ याद करा दो। जो हमारी क्लास ने सबसे ज्यादा फायदा लिया है वो इस चीज का लिया है कि बच्चों ने क्लास में ही सारी चीजें याद करवाई हैं, है ना। तो मैं याद ही करवाऊंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है ना। अब देखो आप, ये तातार स्टेट याद है, कल पढ़ा रहा था मैं आपको, तातार स्टेट कुछ याद होगा, ऊपर से फिर बेरिंग स्टेट चले गए थे हम, ध्यान आ रहा है। वो तातार वाली अलग से दे दी है, चिंता मत करो, ठीक है। मतलब ऐसी ऐसी स्टेट, फार्मोसा फार्मोसा सब दे दी। 29 स्टेट की मैंने आपसे कहा था, 29 की 29 स्टेट्स की फोटो दे दी है। लेकिन अब बारी है याद करने की, जहां आप सरेंडर कर दोगे वहां क्लास रोक देंगे, जहां नहीं करोगे वहां चल देंगे, ठीक है ना। चलो सुनते चलो अब। तो भाई पहली बात ये है, मतलब 5 तो याद कर लो कम से कम अभी की अभी में, हम मतलब लेके आए इतनी मेहनत करके, 10 कर लो यार, देखते हैं फिर थोड़ा आगे करके देख लेंगे। हाँ, थोड़ा सा कर लो यार। इधर देखो, ये जो है मेरे प्यारे साथियों मलक्का स्टेट, कल बता दिए थे, इसमें तो अब कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अंडमान सी और चीन सी के इनके बीच में साउथ चाइना सी, ये रहा मलक्का स्टेट, ये तो बच्चन जन को याद है, इसमें तो कोई लोड है नहीं, ठीक है सर। पाक स्टेट कल बता दिए थे, इसमें कोई भी आप मतलब कल ही पढ़ाए हैं यार, इसमें तो क्या याद करना है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों ये देखिए पूरा की पूरा ये रहा आप लोगों का पाक स्ट्रेट, ठीक है। किस किस को जोड़ रही है, बंगाल की खाड़ी ये रही, पाक की खाड़ी ये रही, मन्नार की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ दिया, लो पकड़ो भाई, ये पाक स्टेट हो गया भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है ना। चलिए अब साहब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, सुंडा। ये सुंडा स्टेट कहां पर है मेरे प्यारे साथियों, अगर आप देखें तो ये पूरा की पूरा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में एक आइलैंड है। हाँ भाई, एक विद्यार्थी बोल रहे हैं सर फोटो दिखाई नहीं दे रही है यार, अब थोड़ा सा क्या है, इंटरनेट रिले वो कर लो, क्लास रुक रहा है,
क्लास का इंटरनेट नहीं दिखाई दे रहा है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ यार। तो देखो बेटा, ये सुमात्रा और ये जावा, ये असल में इंडोनेशिया जो कि खुद ही एक पूरा आइलैंड कंट्री है, उसके दो आइलैंड के बीच में सुंडा स्ट्रेट है, जो जोड़ किस किस को रहा है, इंडियन ओशियन को जावा सी से। ये जावा सी कहां है? एक मिनट रुको, देखो मैं आपको इसको बड़े मैप में दिखाता हूं, एक मिनट रुको, एक मिनट में आपको इसको बड़े मैप में दिखाता हूं, इंडियन ओशन वाले मैप में दिखाता हूं। हालांकि ये इंडियन ओशन और उसके बीच में फंसेगा, पैसिफिक ओशन के बीच में, फिर भी मैं आपको एक बड़े मैप में दिखाता हूं इसको। देखो कारण क्या है, इधर देखो बेटा, ये रहा, ये देखो। अब आपको यहां पर देखना है, ये दिख रहा है सुमात्रा आइलैंड, और ये रहा जावा सी। ये पूरा की पूरा सुमात्रा, जावा, ये बोर्नियो, ये सेलिबिस, ये पूरा की पूरा इंडोनेशिया है ना। अब इधर देखिए, इसके बीच में यहां पर है जावा स्ट्रेट। देखो क्या होता है, मतलब जावा स्ट्रेट का मतलब स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जावा, मतलब यहां देखिए, ये तो थी मलक्का। कल को आप ये सोच के देखो, अपन लोग रोजाना एक बात करते हैं कि भाई मान लो कल को चाइना वाले जो हैं वो मतलब बवाल काट दें कि भाई हम साउथ चाइना सी से होकर के नहीं जाने देंगे, तो भाई मत जाने दो। अब मलक्का स्ट्रेट पर ही अगर कोई कब्जा करके बैठ जाए, तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? जावा स्ट्रेट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जावा स्टेट से जावा सी, फिर पहुंच गए साउथ चाइना सी। यहां से जाने देते हो तो ठीक है, नहीं तो नीचे होके निकल लेंगे। अगर मान लो इस वाली जगह पे भी कोई कब्जा करके बैठ जाए, तो इसके नीचे चलो, इसके नीचे मेरे प्यारे साथियों, तिमोर सी के पास में यहां है टॉरस स्ट्रेट। कौन सी स्टेट है? टॉरस स्टेट। बास स्टेट नीचे है, यहां टॉरस स्टेट है, जो यहां से आपको ले जाएगी कहां पर? पैसिफिक ओशियन के अंदर। ठीक है ना, तीन स्टेट है बैक टू बैक एक दूसरे के विकल्प में, बस रास्ता लंबा होता चला जाएगा। तीन रास्ते हैं, पैसिफिक ओशन में जाने से कोई नहीं रोक लेगा, लेकिन जो फिलहाल के लिए शॉर्टेस्ट रूट है, यहां गल्फ से आते हैं, इंडिया से सामने से निकलते हुए, यों निकलते सीधे हुए पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर कोई रोकता है तो कोई बात नहीं भाई, पहले भी तो अंग्रेज केप ऑफ गुड होप से आए थे, पहले भी तो अंग्रेज जो है केप ऑफ गुड होप से आए थे। अब थोड़ा हम नीचे से चल देंगे, बाकी तो क्या ही है, लो भाई। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये कहां थे हम? सुंडा स्ट्रेट। अब आ गई बात समझ में, तो ये सुंडा स्ट्रेट क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, एक विद्यार्थी कैसे, डीजल महंगा हो गया, रास्ता लंबा होगा, खर्चा बढ़ेगा। आदर्श बात तो सही सोच रहे हो बेटा, लेकिन नाव जो है ना वो उससे भी चलती है, चप्पू से। जितना किलोमीटर बचाना होगा उतना बेरोजगारों को बिठाएंगे जहाज को, चप्पू से चला लेंगे। बहुत ही पुअर जोक है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां से आगे है यूकाटन जल संधि। ये कहां पर है? असल में क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो क्षेत्र है, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और सामने इसके है कैरेबियन ओशन। इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मेरे प्यारे साथियों यूकाटन स्ट्रेट कहलाती है। मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन, हालांकि रास्ता ज्यादा सकरा नहीं है, लेकिन हाँ, इस गल्फ के बीच में जो है एक रास्ता है जिसको यूकाटन जल संधि कहा गया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद है मैसीना जल संधि। ये कहां पर स्थित है? ये है इटली, और ये है देखो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में। मैक्सिको यहां पर है, इसके आगे क्यूबा है। ठीक है ना। अच्छा, यूकाटन के बाद में इटली और सिसिली होने को, ये इटली के ही दो हिस्से हैं। इधर देखिए आप, ये आपने देखा था आयोनियन सी, याद है अपन ने जब समुद्र में वो क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन ओशन के अंदर छोटे छोटे समुद्र याद किए थे, तो आयोनियन सी याद है? हम्म, कुछ याद है? आयोनियन सी के ऊपर वो कौन था, क्या करके ला रहा था, टायर के बिना कुछ ले जा रहा था? आयरियन सी, है ना, आर्द्रता लिए हुए एड्रियाटिक सी। कुछ याद आ गया? देख लो बेटा कितना ज्यादा याद रहता है। लिगुर लिगुर के चल रहा था तो लिगुरियन सी, और एक 12 हमारे राजस्थान वाला 12 और था, कुछ याद है? अलबारा सी। अब देखो कितने दिन पहले पढ़ाया था, लेकिन ये जो फनी तरीके हैं ना, ये याद रह जाते हैं? यही है स्ट्रेट ऑफ मैसीना। ये क्या कर रही है? एक प्रकार से आयोनियन सी को ऊपर की तरफ टायरियन सी से जोड़ने ले जा रही है। इटली और सिसिली के बीच में स्थित है, ये रहा। बोलिए, याद रह जाती है ना ये सब तरीके आसानी से? सुमित कुमार, थैंक यू सो मच, है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑर्नेटो जल संधि ये कहां पर है? तो देखिए, एड्रियाटिक सी
और एड्रियाटिक सी को जोड़ दीजिए आप आयोनियन सी से, अरे आर्द्रता वाला जो समुद्र है उसको जोड़ दीजिएगा। तो ये हो गई स्ट्रेट ऑफ ऑर्नेटो। ऊपर की तरफ आर्द्रता थी ना, ऊपर की तरफ आर्द्रता थी, नीचे की तरफ आयन थे, इधर की तरफ टायरेनिया था, टायर ही नहीं था, यहां पर सब लिगुर लिगुर चल रहे थे। एक विद्यार्थी बोल रही है शिवानी कि सर सिसली नहीं दिखा। ये रहा सिसली बेटा, सिसली में ही माउंट एटना नामक ज्वालामुखी है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? अब इन दोनों के बीच में यहां आयन थे, आयन के ऊपर आर्द्रता थी, आयन और आर्द्रता के बीच में, ये शायद दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल दे रहा हूं तो मान लो कि यार सही बोल रहा हूँ, ओटरांटो स्ट्रेट, ओटरांटो स्ट्रेट याद कराऊंगा, चिंता मत करो। एक बार सुनने में पहली बार ताजा ताजा सा लगता है। क्लियर? अरे तो सिसिली भी इटली का ही हिस्सा है यार, दो हिस्से हैं, जैसे जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया के हिस्से हैं। कुछ याद आ रहा है? फील आ रही है? चलो आगे बढ़ो। ये बाबे मंडल तो यार हद है यार, ये छोटू सा बाबे मंडल है, ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है। ये तो हमारी क्लास के विद्यार्थियों को जवाब जगा के पूछे ना कि अरे सुनो बेटा ऐसा है कुछ, याद है तो याद रह ही जाएगा। ठीक है, तो ये बाबे मंडल हो गया। कुक स्ट्रेट कल ही पढ़ा दिए थे, एकदम पका पकाया माल था, याद है? न्यूजीलैंड के दो हिस्सों को अलग करने वाली कुक स्ट्रेट, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब क्या ही पढ़ाना सर, एकदम बकवास ही चीज है। मोजाम्बिक चैनल कल ही पढ़ा दिए थे पूरा की पूरा। मोजाम्बिक, ये आपका अफ्रीका वाला मोजाम्बिक, सामने मेडागास्कर, इनके बीच में मोजाम्बिक चैनल। थोड़ा लेवल बढ़ाओ सर, ये तो सब पता है, क्या ही पढ़ा रहे हो सर, ये सब बकवास चीजें हैं। हाँ तो चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सुन लो। इंटरेस्टिंग, ये यूके याद है ना, यूनाइटेड किंगडम में 4 किंगडम है, कौन कौन से है भाई? 4 किंगडम है। ब्रिटेन, वो इंग्लैंड उसमें से एक है, वेल्स है, उत्तरी आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड वाला जो हिस्सा है वो ये रहा, और एक स्कॉटलैंड है। तो देखो आयरलैंड जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक है आयरलैंड और एक उत्तर की तरफ उत्तरी आयरलैंड जो कि यूके का हिस्सा है। उत्तरी आयरलैंड और जो बचा हुआ यूके रह गया, उसके बीच में मेरे प्यारे साथियों चैनल स्थित है, उसे तो कहते हैं नॉर्थ चैनल। ठीक है, और नीचे की तरफ देखो यहां पर स्थित है इंग्लिश चैनल। कुछ याद आ रहा है? अरे यूके के जस्ट नीचे चलोगे तो क्या है, इंग्लिश चैनल जो फ्रांस से उसको अलग कर रहा है, उससे ऊपर डोवर जल संधि। तो जो यूके के 4 कंट्री के जो वो है ना, एक मिनट में आपको यूके का मैप भी दिखाई दूं, पता चले कि पता नहीं बोले सर ये कहां चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, लोड मत लो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बालक बालिकाओं, यूके का मैप देखो बेटा, उससे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बेटा यूके, चिंता ना करो, यूके भी खुश हो जाएगा। वाह सर, हमारी चर्चा कर दी है। देखो हाँ जी, आप इधर देखें, अब यहां पर नीचे की तरफ इंग्लिश चैनल था, अरे बोलो, यहां नीचे की तरफ इंग्लिश चैनल था कि नहीं? ये आयरलैंड था, आयरलैंड के ऊपर नॉर्थ आयरलैंड था, आयरलैंड नॉर्थ आयरलैंड, और इनके बीच में से होकर के ही यहां पर, अरे यार यूके के 4 हिस्से हैं, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है, क्लियर, और एक उत्तरी आयरलैंड, 4 से मिलकर, 4 किंगडम से मिलकर बनता है ये यूनाइटेड किंगडम। ऐसे देखो, यूनाइटेड अरब अमीरात 7 उनसे मिलकर के बनता है, 7 अमीरात से मिलकर बनता है। यूनाइटेड किंगडम 4 उनसे मिलता है, क्या राज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किंगडम से मिलकर के बनता है, 4 किंगडम से मिलकर बनता है। यूनाइटेड स्टेट्स 50 राज्यों से मिलकर बनता है। अब यूनाइटेड का मतलब समझ में आ रहा है? ये यूनाइटेड का मतलब है सब साथ रह रहे हैं, क्लियर, संघ है। तो एग्जैक्टली यहां पर यूनाइटेड किंगडम में 4 हैं, उन 4 में से 3 एक साथ है, एक के बीच में पानी है। उनमें से जो 3 हैं उनमें से एक का नाम स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, इनके बीच में मेरे प्यारे साथियों नॉर्थ स्ट्रेट है। बोलो ये बात समझ में आई? बोलो ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? इधर से नीचे की तरफ चल दोगे तो ये आयरलैंड है, तो आयरलैंड के सामने आयरिश सी हो गया, आयरिश सी,
मतलब आयरलैंड के हिसाब से आयरिश, ठीक है। नीचे की तरफ यहां इंग्लिश चैनल है ही। बोलो, समझ में आ गया? चलो फिलहाल के लिए इतना ही। मस्त रहो, बिंदास रहो, लोड मत लो, ठीक है। अरे यार वो एक सेमिनार है भाई, वो फिर मुझसे कहेंगे कि आपने बच्चों को नहीं कहा। एक मिनट भाई, मुझे उसका भी पिन कर लेने दो यार। क्या है, बहुत ही अल्टीमेट सेमिनार है यार वो, है ना। और वो सेमिनार का जो मेजर मकसद है हमने पहले भी बता दिया। जो नए विद्यार्थी हैं वो कृपया करके जाएं और उसे ज्वाइन कर लें। सेमिनार के अंदर क्या है, सेमिनार में एक काम करते हैं, कल हवाएं भी पढ़ा देंगे इसके साथ। एक बच्चा बहुत देर से कह रहा है सर हवाएं पढ़ा दो, ठीक है। ये सेमिनार उन सभी के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी के बारे में थोड़ा भी विचार करते हैं, उनके मन में क्यूरोसिटी है कि तैयारी करते समय जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, क्या कुछ करें, उन सभी चीजों के जवाब यहाँ पर मिलेंगे। हाँ, एक विद्यार्थी बेचारा कार्तिक राजपूत है, वो रुका हुआ है ये लिखने के लिए कि नॉट इंटरेस्टेड। कोई बात नहीं बेटा, मैं घर तो तुम्हारे आ नहीं रहा कहने के लिए कि ज्वाइन करो, तुम्हारी मर्जी है, करना है मत करना, है ना बेटा। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई भी हैं, मैंने मेरे बताने पे तुम इस क्लास में भी आए हो, तो यहां तक आए हो तो क्या पता तुम ऐसी ही एक और जानकारी में पहुंच जाओ, है ना बेटा। ये यहाँ पर केवल इतना ही है जो आपके लिए किया जा रहा है कि आपके मन में जितने भी सवाल जो आप टीचर से पूछना चाहते हैं वैसे सवाल यहाँ पर होंगे, उनका आप जवाब दे सकते हैं, पूछ सकते हैं लोगों से। कल 10 बजे से शुरू हो जाएगा, है ना। जैसे ही आप पहुंचोगे ना आपको पूरे टाइम टेबल मिल जाएंगे, कौन सा टीचर क्या पढ़ाने वाला है उस दिन, क्या क्या होने वाला है, सारी चीजें, ठीक है। टाइम आपका तो 10 बजे ही रहने वाला है। थैंक यू सो मच। और रेफरल कोड अंकित 10 याद रखना। अनअकैडमी पे एंट्री का गेट पास जो है ना वो अंकित 10, बस ये याद करके चलना। पेड कोर्स में अगर आपको ज्योग्राफी थ्योरेटिकली समझते हुए पढ़नी है ना, तो मैं एसएससी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, अंकित 10 रेफरल कोड लगा के ले लो। और यूपीएससी प्रीलिम्स देना है बहुत ही अल्टीमेट तरीके से, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर अभी चल रहा है। ज्योग्राफी पॉलिटी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वो सारा वीडियो भी देख पाओगे। साथ में मेरे जो करंट चल रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटोलॉजी, ये सारी चीजें आपको प्रीलिम्स से पहले पहले खत्म करा दूंगा बहुत ही अल्टीमेट तरीके से, ठीक है। चलिए, थिंक फॉर इट, थैंक यू सो मच।